तो मंगलवार को हमने चर्चा की थी भारतीय परिवारों की औसत मासिक आय की। आज चर्चा हम करेंगे कमाई के बाद होने वाले खर्च की। खर्च कहाँ होता है, कितने भारतीय परिवार लग्जरी लाइफ जीते हैं, कितने भारतीय परिवार अभी भी रोजी रोटी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि कितने भारतीय परिवार इतना भी नहीं कमा पाते जितने में उनका मासिक खर्चा चल पाए। तो चलिए, सबसे पहले आप ये जानिए कि जो खर्चा है वो लगभग कितना है, किन किन चीज़ों पर भारतीय परिवार खर्च करते हैं। राशन पर कितना खर्च करते हैं, ईएमआई पर कितना खर्च करते हैं, मेडिकल पर कितना खर्च करते हैं, एजुकेशन पर कितना खर्च करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले खर्च की परत खोलते हैं कि सबसे ज़्यादा खर्च भारतीय परिवार करते किन चीज़ों में है। तो मनी9 के सर्वे का आंकड़ा ये बताता है, 35,000 परिवारों पे जो सर्वे हुआ है, कि सबसे ज़्यादा जो खर्चा होता है वो राशन पर होता है। जी हाँ, आप महीने का जो राशन लाते हैं उस पर 19% अपने मासिक आय का खर्च कर देते हैं। ये मनी9 का सर्वे बताता है। ईंधन पर 8%, कपड़े पर 8%, फीस बच्चों की, ये शहरों में एक बड़ा खर्चा है, इस पर 10% सैलरी चली जाती है। बिल, जिसमें आप मोबाइल का बिल, बिजली का बिल, तमाम तरीके के बिल सब्सक्रिप्शन मान सकते हैं, उनमें 12%, दवाई पर 8%, किराया 3%। ये पूरे भारत की बात है, इसलिए औसत ये 3% है। केवल दिल्ली एनसीआर में अगर आप देखेंगे तो ये प्रतिशत बड़ा दिखेगा। लोन पेमेंट पर 4%, क्रेडिट कार्ड के बिल पर 6%, यानी कि 6% पैसा अगर आप देखें दोनों मिलाकर, 2% क्रेडिट कार्ड का और 4% लोन का, 6% सैलरी का औसत चला जाता है कर्ज में। 8% अन्य खर्च होते हैं और 18% लगभग आपकी बचत होती है। सर, खर्च के इस आंकड़े को और भीतर जाके कैसे समझा जाए? शुभम, ये आंकड़ा देश का सबसे बड़ा सर्वे था और इस सर्वे में हमने कमाई के साथ साथ लोगों के खर्च के तौर तरीकों को समझने की कोशिश की, जहां से हमें पता चलेगा कि उनके पास उनके जीवन स्तर कैसे बेहतर हो रहा है, उनके पास बचत के लिए क्या मिलता। अब इस आंकड़े को ज़रा गौर से देखिए। इस आंकड़े में 19% का खर्च राशन पर है। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि सबसे बड़ा खर्च है किसी भी परिवार के लिए जीवन चलाने के लिए स्टेपल और फूड पर। तो ये इस खर्च को आप 19% खर्च को उचित मान सकते हैं। पर मुझे इसमें जो दो आंकड़े सबसे ज़्यादा चौंकाते हैं, वो चौंकाते हैं दवाई और ईंधन का। दवाई और ईंधन को अगर आप मिला लें और बच्चों की फीस को मिला लें तो ये पूरा खर्च फूड के खर्च से ज़्यादा हो जाता है। और अगर आप केवल दवाई और उसके खर्च को मिला लें तो फूड के खर्च से थोड़ा सा ही नीचे रह जाता है। यह महत्वपूर्ण हिस्सा है। यानी सब भारत के लोगों का मिलाकर अगर देखा जाए तो दूसरा सबसे बड़ा खर्चा खाने के बाद दवाई और ईंधन का है। इसके अलावा जो लोन पेमेंट्स हैं वो 6% का हिस्सा ले रहे हैं। ये एक बड़ा फैक्टर है जिसे ध्यान रखना ज़रूरी है। और दवाई और ईंधन दो ऐसे हिस्से हैं जहां पर सबसे ज़्यादा महंगाई ने भी लोगों को प्रभावित किया है। 18% के आसपास की बचत दिखती है, जो भारतीय परिवारों में महंगाई को देखते हुए काफ़ी कम है। यानी भारत के परिवार सब कुछ खर्च करने के बाद अधिकांशतः 18% पैसा बचा पाते हैं, जो शायद उनके वल्नरेबल होने की रिस्क में होने की सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि उनके पास इमरजेंसी के लिए पैसा नहीं बचता है। बिल्कुल। महंगाई आपको कहाँ प्रभावित करती है? राशन में, ईंधन में। ईंधन चलिए आप मान लीजिए पिछले 1 साल में कीमतें नहीं बढ़ी पेट्रोल डीजल की, लेकिन राशन की महंगाई देखिए आपको प्रभावित करती है, इसीलिए आपके सैलरी का बड़ा हिस्सा चला जाता है राशन में। अगली बात जो हमने खर्च में समझी, अगली बात जो जरूरी थी वो ये थी कि कितने लोग ऐसे हैं जो इतना भी नहीं कमा पाते कि उनके घर का खर्चा चल पाए। यानी कि ये जो खर्चे हमने आपको बताए, ये खर्चे भी वो चला पाएं। तो ये पता चला कि भारत में 7% परिवार अभी भी ऐसे हैं, 7% परिवार अभी भी ऐसे हैं जो इतना भी नहीं कमाते कि उनका घर का खर्चा चल पाए। 93% ऐसे हैं जो कमाते हैं कि ठीक है, खींच तान के अपना महीना चला लेते हैं, लेकिन ध्यान रखें उसमें भी क्रेडिट कार्ड होते हैं, उसमें भी कर्ज होते हैं, तब उनका खर्चा चल पाता है। क्योंकि क्रेडिट कार्ड के कर्ज से आप मकान तो खरीद नहीं रहे, खर्चा ही चला रहे हैं। तो जैसे तैसे 93% चला रहे, लेकिन सर 7% ये कितना इंपॉर्टेंट नंबर है? ये आंकड़ा महत्वपूर्ण है 7%, क्योंकि भारत में अभी भी बहुत सा परिवार जिनके पास कोई साधन नहीं और उनके पास इतना खर्च के लिए नहीं, और इसीलिए उनकी निर्भरता सरकार पर और बाकी स्कीमों पर ज़्यादा है। 93% लोगों वाला भी आंकड़ा एक बड़ा आंकड़ा है। इसके अगले ग्राफिक में हम समझेंगे, क्योंकि वहाँ से हमें समझ में आएगा कि दरअसल ये जो 93% लोग हैं इनके जीवन स्तर की परिस्थिति क्या है। और जो लगातार हम आपके साथ मनी सेंट्रल के कार्यक्रमों में चर्चा करते हैं कि भारत के पिरामिड में नीचे बैठे जो लोग हैं उनकी क्षमताएँ क्या हैं, वो कितना खर्च कर सकते हैं, उनकी ज़िंदगी कितनी बेहतर हो सकती है, क्या वो कभी मध्य वर्ग की बनने की संभावना देख पाएंगे, उसे हम अगले ग्राफिक से देखेंगे। समझते बिल्कुल। अगला ग्राफिक्स बहुत महत्वपूर्ण है, जो ये बताता है कि जीवन का स्तर बेसिक, आपको ध्यान होगा मनी9 के सर्वे में हम 4 चीज़ें जो जिनके घरों में मिली उनको हम बेसिक मानते हैं। कंफर्ट, जिन्होंने थोड़े ज़्यादा सुविधाएं अर्जित कर रखी, और लग्जरी, जिनके पास भाई कार भी है, 2 पहिया 4 पहिया वाहन भी हैं, वो लोग लग्जरी में। 2022 से 2023 की तस्वीर बेहतर हुई। 2022 में
53% परिवार यानी आधे से ज्यादा परिवार ऐसे थे जो बेसिक खर्च कर पाते थे। अब 40% बेसिक की कैटेगरी में आते हैं। 44% 2022 में कंफर्ट में थे, जो अब बढ़कर 55% हो गए, यानी कि लोग यहां से यहां शिफ्ट हुए। और लग्जरी में भी अब 3 की जगह 5% का हिस्सा हो गया है लग्जरी के भी एक्सपेंसेस में। सर, ये आंकड़ा और बेहतर तरीके से कैसे समझा जाए? इस आंकड़े में महत्वपूर्ण बात है, बेसिक लेवल के ऊपर जिनके पास बहुत बुनियादी सुविधाएं हैं, ये भारत में 40% परिवार हैं। 40% परिवार काफ़ी बड़ा हिस्सा है, यानी इनके लिए अभी एक अगले 5 तक जाने के लिए लंबी लड़ाई है। इनके पास 4-5 जो बुनियादी चीज़ें हैं, बिजली का कनेक्शन है, मोबाइल फ़ोन्स हैं, फीचर फ़ोन्स हैं, ऐसी बुनियादी सुविधाओं वाले लोग हैं, 40% लोग हैं। इसके अलावा दूसरा वाला जो हिस्सा कंफर्ट का हिस्सा है, जिस हिस्से पर हमने थोड़ी सी बढ़ोतरी देखी, ये बताता है कि भारत के मध्य वर्ग में इस हिस्से में जो पिछले साल कोविड का असर था वो कम हुआ और उसकी बढ़ोतरी के साथ लोग इसमें आगे बढ़े। पर सबसे ज़्यादा जो ऊपर का हिस्सा है 3 से 5% वाला, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और हमने देखा कि उच्च आय वर्ग वाले या लग्जरी जीवन जीने वालों की संख्या, उन परिवारों की संख्या 3 से बढ़कर 5% हो गई, जो हम आपको लगातार के शेप रिकवरी के तौर पर बताते रहे हैं कि ये पूरा आंकड़ा ये बताता है कि कोविड के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में ऊपर के स्तर पर जिन लोगों के पास कमाई और स्रोत अच्छे थे, उनकी का जीवन स्तर खासा बेहतर हुआ है। चलिए, अब आते हैं बात राज्यों की। ये तो बात हुई पूरे देश की कि देश में कितने परिवार ऐसे हैं जो लग्जरी कंफर्ट हैं। राज्यों में देखिए कि वो कौन से राज्य हैं जिनमें लोग बचाते कितना है, मासिक खर्च करने के बाद जब वो खर्चा कर देते हैं तो वो कितना बचा पाते हैं। उत्तराखंड में 36%, झारखंड 35%। ये टॉप 5 स्टेट हैं भारत के जो खर्च के बाद ज़्यादा बचा पाते हैं, यानी कि इनकी मासिक आय ज़्यादा है। ज़्यादा में से जब ये खर्च भी कर देते हैं महीने भर का, तब भी इनके पास ठीक ठाक पैसा बच जाता है। वहीं बॉटम 5 देखें, बॉटम 5 में जो राज्य हैं उनकी फेहरिस्त में जो राज्य आते हैं वो हैं पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, केरल और गुजरात। ये वो राज्य हैं जिनकी मासिक आय के बाद जो खर्च करते हैं उसके बाद जो स्थिति है वो सबसे कमजोर है, इनके पास बच नहीं पाता। सर, इन राज्यों के बारे में कुछ कहेंगे आप? ये दोनों आंकड़े बेहद दिलचस्प हैं। हाँ, इन आंकड़ों में राज्यों के नाम आप दोबारा देखिए स्क्रीन पर, एक बार फिर से ये देखिए। झारखंड जो कि आमतौर पर आय में कम है, जिसमें जहां पर आय में कमी दिखाई देती है, अगर आप उसे देखें तो बचत में ज़्यादा है, यानी वहां जीवन स्तर कमज़ोर है लोगों के। लोग झारखंड में, हमने कल आपको दिखाया था कि झारखंड जो है वो कमाई के आधार पर, पारिवारिक कमाई के आधार पर बॉटम में आता है, लेकिन वहां तब भी 35% तक बचत हो जाती है सारे खर्च के बाद। पंजाब में भी 25% बचत हो जाती है, उत्तराखंड में भी 36% बचत हो जाती है। ये वो राज्य हैं, इसमें महाराष्ट्र को आप अलग, महाराष्ट्र, पंजाब और चंडीगढ़ को अलग कर दें तो 2 राज्य ऐसे हैं जो इनकम के लिहाज से टॉप रैंकिंग में नहीं है, लेकिन जीवन स्तर सीमित है और इसलिए लोग वहां बचत कर रहे हैं, सुरक्षा है और अपने पास थोड़ा पैसा बचा पा रहे हैं। जबकि गुजरात जो आय में सबसे ऊपर है, वहां सबसे कम बचत के आधार पर, और यही वो बताता है जो के शेप रिकवरी है। क्योंकि गुजरात में लोगों के पास खर्च करने की सुविधाएं हैं, इसलिए उनके एक्सपेंडिचर्स बढ़े हुए हैं। केरल में भी 10% है। तो केरल और गुजरात ऐसे राज्य हैं, तमिलनाडु को भी आप जोड़ लें, ऐसे राज्य हैं जहां आमतौर पर परिवारों की औसत आय ज़्यादा है, पर उनके पास महंगाई का असर, उनके जीवन स्तर की कॉस्ट ज़्यादा है, इसलिए उनके पास सेविंग्स कम दिखाई देती है। तो आज हमने चर्चा की खर्च पर।